नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में क्या फर्क होता है, वो सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर सीखी थी। और अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आप विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे आप सारी क्लासें देख सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या चर्चा की थी उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी क्लास का फ्लो बन जाए। तो अपन ने क्लास के अंदर शुरुआत के अंदर सीखा था कि साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, कितना क्या डिफरेंस होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगने वाला ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि यदि आपको कह दे कि अर्धवार्षिक गणना करनी है, 6 माही गणना करनी है, त्रैमासिक गणना करनी है, क्वार्टरली गणना करनी है, तो उस केस में आपको कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है वो सारी चीजें अपन ने सीखी। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, जो मतलब आपको सिंपली दे देगा, मूलधन दे देगा, रेट दे देगा, आपको टाइम दे देगा और आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो वो अपन ने कल की क्लास में देखी थी, यानी कि लास्ट क्लास में अपन ने देखी थी। ठीक है, तो आज अपन बढ़ रहे हैं टाइप सेकंड की ओर। माफ कीजिए, यहाँ पे सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप तो अपन ने पढ़ लिया कि आपको ज्ञात क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। और आज पढ़ेंगे टाइप सेकंड। आज क्या ज्ञात करना है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। जो जो टाइप अपन ने साधारण ब्याज के अंदर देखे थे वो सेम टाइप यहाँ पे चलने वाले। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइप बनेगा, आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में से का अंतर से आपसे सवाल पूछेगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर से आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो देखो क्या प्रश्न लिखा कि 3 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उपचित ब्याज 6,620 रुपए है, तो आपको मूलधन बताना है। वेरी सिंपल, आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा मूलधन कितना है, मैं मान लेता हूं कि मूलधन 100 रुपए है। मूलधन कितना मान ले, मूलधन मान लेता हूं 100 रुपए। अच्छा, तो ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, तो ब्याज अपन साधारण ब्याज के अंदर कैसे निकाल रहे थे कि आपको रेट के साथ में टाइम से गुणा करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आपको क्या करना है, आपको रेट के साथ में टाइम का गुना तो करना है, लेकिन वो करना है हमेशा 1 वर्ष के लिए। तो रेट यानी कि मेरी 10% है और टाइम मैं 1 वर्ष का लेता हूं, तो मेरा 10% क्या आता है, ब्याज आता है। तो पहले वर्ष के लिए मेरा 10% ब्याज, तो में से दिन कितना हो जाएगा, 110 रुपए। कितना हो गया, 110 रुपए मेरा मिश्रधन हो गया। चलो अब इस प्रश्न को मैं कैसे करूंगा, तो अपन मूलधन कितना लिया, 100 रुपए, 10% ब्याज और आपका मिश्रधन कितना आ गया, 110 रुपए आ गया। अब मैं इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकता हूं। एक कैसे, एक तो मैं मूलधन x मान के 110/100 3 वर्ष के हैं, तो आपको समय का मतलब ही क्या होता है, ब्याज की गणना। तो ब्याज की गणना 3 बार करेंगे तो 110/100 करेंगे, फिर इनमें से आप मूलधन घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। और अपन को इसके बराबर क्या दे रखा है, 6,620 रुपए अपन को दे रखा है, 6,620 रुपए अपन को दे रखा है। एक तो ये तरीका होता है, और ये तरीका कौन सा है, ये आपका कंसेप्ट वाला तरीका है। कंसेप्ट बेस पर आपको इस प्रश्न को इस प्रकार करना है। ये 110 मैंने क्यों लगा, पिछली क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझाया कि मैं ये 110% क्यों लिख रहा हूं। मैंने जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है, मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस मूलधन, तो वहां से अपन ये निकाल के आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पिछली वाली वीडियो को आप देखना, आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको वहां पे 2-3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये तो होता है एक तरीका कंसेप्ट वाला। अब देखते हैं कि मेरे को थोड़ी सी ट्रिक समझा दो। अगर मेरे पास थोड़ी सी ट्रिक होगी तो मैं इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर लूंगा। और अपन ने पिछली क्लास के अंदर ट्रिक्स के ऊपर भी बात की है, तो वो ट्रिक्स कौन सी है, तो देखो 3 वर्ष का क्या है,
3 वर्ष की गणना करनी है अपन को। तो अपन ने 2 वर्ष के लिए क्या सीखा था, तो 2 वर्ष के लिए अपन ने सीखा था ये 2:1। अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष के लिए क्या करोगे, 2:1। और 3 वर्ष की बात करें तो आप क्या करोगे, 3:3:1। इस आधार पर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे मेरे को निकलेगी क्या, मेरे को 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या लिखता हूं, 3:3:1 लिखता हूं। क्या लिखता हूं, 3:3:1। तो देखो इसको मैं रख लेता हूं, थोड़ी सी मैं डिस्टेंस से लिख लेता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मैं लिखता हूं 3:3:1। अगर आपको 3 वर्ष की कैलकुलेशन ब्याज निकालने को कहे तब आप क्या लिखोगे, 3:3:1। 2 वर्ष का कहे तो 2:1। अभी के लिए बस आप 2 चीजें याद रखो। आपको मैं 4 साल 5 साल 6 साल तक बता दूंगा, लेकिन कभी भी प्रश्न आपको 3 साल या 4 साल से आगे तो कभी नहीं बनने वाला। अभी के लिए आप बस 3 साल के लिए याद रखो। ठीक है, तो 3 वर्ष का मेरे को ब्याज निकालना है। इससे आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है 10 की स्क्वायर 10 की घात 1 से, और यहाँ पे आपको गुणा करना है 10 के स्क्वायर से, और यहाँ पे आपको गुणा करना है 10 की घात 3 से, यानी कि 10 क्यूब से। जब मैं 10 का स्क्वायर निकालता हूं 1 तो मेरे को मिलता है 10। मैं 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर निकालता तो मेरे को मिलता है 100, और 100 की 10 की घात निकालता हूं 3 तो क्या मिलता है, 1000 मेरे को मिलता है। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे पहले वाले छोर को दो संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। बस एक ही चीज तो आपको याद रखनी है कि मेरे को दशमलव कब लगाना है। बस 2 संख्या बाद में 10 दशमलव लगाओ, यहाँ पे 4 संख्या बाद में दशमलव लगाओ। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर 2 और जोड़ते जाओ। यहाँ पे 2 संख्या बाद में, यहाँ पे 4 संख्या बाद में, यहाँ पे 6 संख्या बाद में, यहाँ पे 8 संख्या बाद में। आपको 2 संख्या छोड़ के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने कहां पे दशमलव लगाया, 1 के बाद में, और यहाँ पे 1 से पहले लगाया, यानी कि 4 संख्या से पहले, और यहाँ पे 2 संख्या से पहले मैंने दशमलव लगाया। अब आपस में गुणा कर दो। जब मैं 10 को 3 से गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 23 मिलता है। और जब मैं 1 को 3 से गुणा करता हूं तो मेरे को 3 मिलता है। और जब मैं 1 को 0.1 से गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 0.1। क्या मिलता है, या फिर आप लिख सकते हैं 0.1। अब आपको सिंपली इन तीनों को जोड़ देना है। जब आप तीनों को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, 33.1। और ये आपका क्या है, ये आपका 3 वर्ष का ब्याज है। ये क्या है, 3 वर्ष का ब्याज है। आपको कितना ब्याज मिला, आपको 3 वर्ष का ब्याज मिला 3.1। समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई आपको बस सिंपली एक चीज ये याद रखनी है, और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि पहली वाली को तो छोड़ दो, फिर आगे वाली संख्या से आपको 2 संख्या से पहले आपको दशमलव लगाना है। जब यहाँ पे मैंने 2 संख्या छोड़ी तो 1 के बाद में दशमलव आया, और यहाँ पे 4 संख्या छोड़ के आपको दशमलव लगाना है, तो आपको 4 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है। फिर आपको फाइनली इन संख्या का आपस में गुणा करना है, इनका इनके साथ में गुणा करते हुए चलना है, तो आपको ये परिणाम मिलता है। फिर आपको सबको जोड़ देंगे तो आपको 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आपका 3 साल का ब्याज कितना आया, 33.1। प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू अपने पास है 33.1 की वैल्यू अपने पास है 6,620 रुपए। अब कुछ भी पूछो मैं सब निकाल दूंगा। अब कुछ भी पूछो मैं सब निकाल दूंगा। मेरे से मूलधन पूछो मैं मूलधन निकाल दूंगा, मेरे से मिश्रधन पूछो मैं मिश्रधन निकाल दूंगा। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर मूलधन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अगर 33.1% बराबर 6,620 है तो आपका मूलधन कितना है? मूलधन आप मान लो 100 रुपए। 100% बराबर क्या होगा? x हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? वेरी गुड। अब आप उसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये आगे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो 6,620 के साथ में 100 का गुणा और बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 33.1 और बराबर में आ जाएगा x। 1 दशमलव यहां से हटाया, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10 और इसको मैं काट दूं 2 बार, यहाँ पे आ गया 20 और आपका कितना आ जाएगा मूलधन?
आपका मूलधन आ जाएगा 20,000। मूलधन कितना आ जाएगा? 20,000 आपका मूलधन आ जाएगा। 20,000 क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब आपका मिश्रधन निकालो तो 20,000 के अंदर आपको 6,000 ये ब्याज जोड़ दो, आपका मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इस प्रश्न को दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप लंबी कैलकुलेशन में जाने की बजाय आप इस प्रश्न को इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए अगला प्रश्न देखो। तो देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा। अगला प्रश्न पढ़ो कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है तो मूलधन कितना होगा जब दूसरे वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है? 518.4। ये कौन सा है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। आपको क्या बताना है? मूलधन आपको बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि मूलधन मेरा 100 रुपए है और पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आपका मिश्रधन कितना आया? 108 रुपए आया। मिश्रधन कितना आया? 108 रुपए आया। अब मैं इस दूसरे वर्ष के इस मिश्रधन को मैं अगर मूलधन मान लू, देखो भैया ये तो पहले वर्ष का है, पर दूसरा वर्ष स्टार्ट का, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कौन सा होता है? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन ये होगा या फिर ये होगा? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कौन सा होगा? इस शब्द पर जरा गौर करना है कि दूसरे वर्ष को मैं दूसरे वर्ष का मूलधन इसको मान लेता हूं। तो मेरा दूसरे वर्ष का मूलधन 108 रुपए और मेरा ब्याज कितना? 8%। मेरा ब्याज कितना? 8%। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है? ये परसेंट यहां से हट जाएगा। अब आगे सॉल्व करो इसको तो आपका क्या आ जाएगा? दूसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और जब मैं इसको गुणा करता हूं तो आता है 216/25 और कितना आ जाएगा? ये तो आ गया 8, पीछे रहे 16 और फिर चला गया 0.6 और पीछे रहे 10 यानी कि 4। तो आपका दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा 8.64। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 8.64। आप इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये। अब दूसरा तरीका, आप मूलधन मानो ही मत। आप पहले वर्ष का ब्याज कितना है? पहले वर्ष का ब्याज 8 रुपए। आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है, ठीक है, और अगले वर्ष दूसरे वर्ष आपको किस पर मिलेगा? एक तो मूलधन पर मिलेगा और एक आपको किस पर मिलेगा? एक आपको मिलेगा 8 रुपए पर। तो मेरे को मूलधन पर कितना रुपए मिलेगा? 8 रुपए मिलेगा। आपका फिक्स है कि अगर मेरा मूलधन पर ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। और चक्रवर्ती ब्याज का ब्याज क्या कहता है? आपको जो ब्याज मिला पहले वर्ष उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना? 8 रुपए। और 8 रुपए का 8% निकालता हूं। 8 का 8% कितना होता है? तो 8 का 8% होता है 0.64। तो दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्याज हो जाएगा 8.64। बात समझ में आई नहीं? सिंपल सा सवाल है, वेरी सिंपल, कि भाई अगर मैं पहले वर्ष का मूलधन 100 रुपए मानता हूं तो 8 रुपए मेरा ब्याज का आ रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया 108 रुपए। और अगले वर्ष के लिए एक तो मेरे को मूलधन पर ब्याज मिल रहा है, कितना मिलेगा? 8 रुपए मिलेगा। एक तो मेरे को मूलधन पर ब्याज मिलेगा, मूलधन 100, और मेरे को किस पे ब्याज मिलेगा? और मेरे को ब्याज मिलेगा इस ब्याज पर। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि दूसरे वर्ष आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ब्याज जब मैं इसके अंदर 8 रुपए जोड़ता हूं तो 108 रुपए आता है, और ये किसके बराबर है? इस मिश्रधन के बराबर है। क्यों ना तो मैं इसी मिश्रधन को दूसरे वर्ष का मूलधन मान लूं। एक ही बात है दोनों। तो आप एक तो एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये रहा आपके सामने कि भाई मूल पर मेरे को 8 रुपए ब्याज मिल रहा है, मूल पर मेरे को 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो पहले वर्ष तो वही सेम चीज होती है। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, निकलना कितना है? 8 रुपए निकलना है। कैलकुलेशन कहां पे हो जाती है अपन को? सेकंड वर्ष के लिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इस प्रकार के कितने भी टफ प्रश्न बन जाए तो आप यूं कर लोगे।
तो देखो पहले वर्ष का ब्याज 8 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज अगर साधारण ब्याज होता तो कितना होता, 8 रुपए होता। चक्रवर्ती ब्याज में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगले वर्ष बस आपको इस ब्याज का ब्याज जोड़ना है, बस ब्याज पर ब्याज जोड़ना है। तो 8 रुपए तो मेरा फिक्स है, तो मेरे को ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा, 0.64। तो दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 8.64। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, हो रहा है 8.64। और प्रश्न के अंदर आपको कितना ब्याज दे रखा है, तो प्रश्न के अंदर अपन को दे रखा है 518.4। 518.4। आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है, यानी कि आपको 100 के बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, हो गया प्रश्न। अब कर लो इसको सॉल्व आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 518 के साथ में 100 का गुना और बट्टे में कौन, 8.64। 8.64। अब 2 पॉइंट गया तो ऊपर 100 आए और ये दशमलव गया तो नीचे 10 आए। अब आगे सॉल्व कर दो, देखे जरा। तो आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप किससे काट सकते हैं, 8 से काटो। देखिए 8 से तो गया एक बार और ये 8 8 64, यही 108। अब इसको 8 से काटे तो 7 8 6 48, पीछे है 3 38 32 6 64, यानी कि कितना आ जाएगा 648। तो अब इसको आप 6 से काट दो, ये कितना कट जाएगा, 6 से आपका कितना आ गया, मूलधन कितना आ जाएगा, 6000 आपका मूलधन आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो। देखिए क्या प्रश्न लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वो कितनी होगी। कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो आपको बताना है कि वो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी या कितना गुना हो जाएगी, आपको बताना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको बस क्या दे रखा है, आपके पास मूलधन है, आपके पास मिश्रधन आ गया, 2 वर्ष में दोगुना हो रहा है या 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है, यानी कि दोगुना जो हो रहा अमाउंट 12,000 का 24,000 होगा। 12,000 का दोगुना कितना, 24,000। तो वो 24,000 क्या होगा आपका, तो वो आपका 24,000 क्या होगा, मिश्रधन होगा। क्या होगा, मिश्रधन। यानी कि मेरे पास मिश्रधन है, मिश्रधन कितना 24,000 रुपए, मूलधन कितना 12,000 रुपए, और आपको टाइम दिया गया है 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1/10/100 की घात समय। ये क्या होता है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया मिश्रधन का, कि यदि मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन का 1+10/100 की घात समय है, तो आप क्या निकाल दोगे, मिश्रधन निकाल दोगे। तो मेरे पास मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मेरे पास मिश्रधन है 24,000, कितना है 24,000 मिश्रधन है। मूलधन कितना है, मूलधन मेरे पास प्रश्न के अंदर अपन को दे रखा है 12,000 और 1+10/100 की घात समय। अब 12,000 को मैं इधर लेके आता हूं तो ये बट्टे में आ जाएगा 12,000, यहां से कट गया, यहां से 2 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब ये 2 से, यानी कि अपने को 1+10/100 की घात समय। समय अपन को कितना दिया हुआ है, समय अपन को 5 दिया हुआ है। समय अपन को कितना दे रखा है, 5 समय अपन को दे रखा है, यानी कि 1+10/100 की घात 5 बराबर अपन के पास वैल्यू है 2। इसे समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दो। ये शर्त पहली, क्या चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ये अपनी पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त अपन से पूछ रहा है कि 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, आपको बताना है। जब मैं इसके बराबर ये वैल्यू निकालता हूं, यानी कि 1+10/100 की घात 5 बराबर अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब वापस पुनः वही फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन दर 1+10/100 की घात समय। अब मूलधन, मूलधन वही सेम 12,000, मूलधन वही सेम 12,000, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 20 वर्ष।
20 वर्ष टाइम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि 1 प्लस 10/100 की घात कितने लिख दो, 20 लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब देखो, अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं इस चीज को, मैं 20 को 2 टुकड़ों में लिख सकता हूं, 4 गुणा 5 में लिख सकता हूं, या फिर 5 गुणा 4 में लिख सकता हूं। इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है। मेरे को ऑल ओवर 5 साथ में रखना है, मेरे को ऑल ओवर 5 साथ में रखना, चाहे 4 गुणा 5 लिखो चाहे 5 गुणा 4 लिखो, लेकिन मैं सहूलियत के हिसाब से मैं कौन सा रखूंगा, 5 गुणा 4। यानी कि अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10/100 की घात 5 की होल घात 4। 1 प्लस 10/100 की घात 5 की होल घात 4। अब जब मैं ये अपन सीखते हैं ना, इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा ही होता है। तो वापस कितनी आ रही है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली 20 वापस आ रही है। मैं इसको बस इस तरीके से लिख रहा हूं। अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है, किसकी, 1 प्लस 10/100 की घात 5 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास ये रही 2। अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूं, लो जी मैंने रख दिया, और घात में कितना है, 4 है, घात में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखो समझना कि जब 5 वर्ष में कोई धनराशि दुगुनी हो रही है तो 20 वर्ष में वो कितनी गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। बस अब मूलधन को इसके साथ में गुना कर दो, आपका जवाब आ गया। गुना करो, देखे 3 0। अब 72 हासिल की 7 12 और 7 19, 1,92,000 आपकी क्या आ गया, ये आपका आ गया, इतना में से धन हो जाएगा। 20 वर्ष बाद में आपका धन कितना हो जाएगा, तो वो धनराशि 5 वर्ष में दुगनी होती है, तो 20 वर्ष बाद वो कितनी होगी, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1,92,000। अगर आपको पूछे कि कितना गुना हो जाएगी, तो वो कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। दोनों जवाब अपने पास पड़े हैं। समझ में आया क्या? देखिए आप भी समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो आपको बताना है कि 20 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष में वो कितनी हो रही है, 24,000 हो रही है। तो मैं मूलधन को इधर ट्रांसफर किया, तो मेरे पास इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर इसी चीज में मैंने यहाँ पे सिर्फ घात चेंज कर ली, यहाँ पे समय चेंज कर लिया मैंने। जब मैं 5 के बराबर वैल्यू 2 है, तो 20 के बराबर क्या वैल्यू होगी, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टाइप लिखो आप, अगला टाइप पढ़ेंगे। देखिए टाइप तीसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं कि समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको, समय ज्ञात करना है। प्रश्न क्या दे रखा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि 8 गुना कितने समय में होगी। आपको क्या पूछ रहा है, समय ज्ञात करना है। आपको क्या क्या जानकारी आपको दे रखी, देखो एक तो आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और बाकी कुछ नहीं दे रखा। यानी कि आपको अपन को कुछ वैल्यू अपन को एज्यूम करके चलना होगा। यानी कि अगर आपका मूलधन आप 100 रुपए मान रहे हैं, यानी कि आपका करने का तरीका तो वही होगा जो पहले से, इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न किया ना, उसी तरीके से इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मूलधन मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए है, तो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी कि मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मेरा मिश्र धन हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1/10/100 की घात क्या होगी, समय हो गई। अब जब मैं मूलधन को इस साइड लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन बटा मूलधन बराबर में ये सारी चीजें। अब देखो मूलधन कितना आपका 100 रुपए मेरा मूलधन है, मिश्र धन कितना है 200 रुपए, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 1 प्लस 10/100 की घात 7। अब ये 7 कहां से आया, समय है जी 7 वर्ष कि 7 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है, 200 रुपए हो रहा है। मूलधन जब आपका 100 रुपए है तो दुगुना हो रहा है 7 वर्ष में, यानी कि 200 रुपए हो रहा है। अब इस चीज को मैं काट देता हूं, तो 2 के बराबर क्या वैल्यू है, 1 प्लस 10/100 की घात समय, 100 की घात समय यानी कि 7।
अब कह रहा है कि यह धनराशि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। कौन सी धनराशि? जो ये धनराशि है, कौन सी वाली? इस धनराशि को मेरे को 8 बनाना है कि यह धनराशि 8 गुना कब हो जाएगी, यानी कि 2 की जगह मेरे को क्या लाना है? 8 लाना है। कितना लाना है कि यह धनराशि 8 गुना कैसे हो जाएगी, यानी कि अगर आपका मूलधन 100 रुपए है, मूलधन कितना है? 100 रुपए मूलधन है, तो इसको 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 8 गुना 800 रुपए हो रहा है। 8 गुना 800 रुपए हो रहा है। जब मैं यहाँ पे अपना 800 रुपए क्या आया, तो यहाँ पे अपन को 800 रुपए मिला मिश्र धन। जब मैं वापस इसी चीज को यहाँ पे मिश्र धन कितना? 800 रुपए। मूलधन कितना? तो मूलधन है 100 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि मेरे को ऑल ओवर क्या निकालना है? 8 निकालना है। मेरे 2 की वैल्यू के बराबर ये है, तो मैं 8 कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि 2 की पावर कितनी करूं कि 8 प्राप्त हो जाए। 2 की पावर कितनी करूं कि 8 प्राप्त हो जाए? तो जब मैं 2 की पावर 3 करता हूं, तो 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। यानी कि जब मैं इसकी घात 3 करता हूं, तो गणित का नियम क्या कहता है कि अगर आप एक डाटा के सामने कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 3 की घात करनी है, घात 3 करनी है। जब मैं यहाँ पे घात 3 किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस 10/100। और जब दोनों चीजें घात में हो, तो ये क्या हो जाएगी? आपस में गुना हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? समय बराबर आ जाएगी 21। कितनी आ जाएगी? 21 हो जाएगी। 7 को 3 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि ये 21 क्या है? ये 21 अपना समय है। ये 21 अपना क्या है? ये अपना समय है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। जब आपको इससे पहले वाला समझ में आ गया, तो आप इस प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? आ गया सबको समझ में अच्छे से? वेरी गुड, शाबाश। देखो एक बार मैं वापिस समझा देता हूं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 8 गुना कितने समय में होगी? प्रश्न समझ में आ गया सबको? कोई धनराशि है, आपको कह रहा है कि 7 वर्ष में दुगुनी हो रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगी। सिंपल सा सवाल। वो तरीका निकालने का, मूलधन मैं 100 मान लेता हूं, तो इसका दुगुना हो रहा है 7 वर्ष में, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 20 वर्ष में और 8 गुना अपन को करना है, यानी कि अगर मूलधन 100 रुपए है, मूलधन वही लेना है जो आपने पहले लिया था। दोनों ही सब के अंदर आपको मूलधन एक ही रखना है, ठीक है? तो मूलधन कितना है? 100 है, तो 8 गुना यानी कि मिश्र धन अब की बार कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। आपको बस फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लो, ठीक है? तो लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं टाइप 3 के अंदर किस प्रकार के और प्रश्न बनने की संभावना बनती है और किस प्रकार से अपन उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है साथियों? तो अगला प्रश्न लिखो आप। अगला प्रश्न लिखे, देखिए टाइप 3 का अगला सवाल क्या बनेगा। तो अगला प्रश्न क्या लिखा कि कितने समय में, आपको क्या पूछ रहा है? समय ज्ञात करना है कि कितने समय में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2800 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाता है? 2800 रुपए का मिश्र धन 3265.92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। आपको बताना है कि समय कितना लगेगा, कि कितने समय में ये मिश्रण इतना हो जाएगा। दर आपको कितनी दे रखी है? 8% दे रखी है। जब ये प्रश्न देखता हूं मैं, तो मेरे सामने 2-3 तरीके आते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको एक फॉर्मूला बेस्ड है वो बता देता हूं, वो आप ही को करना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है? तो अगर मेरे को 10% ज्ञात करनी हो, 10% ज्ञात करनी हो, तो मैं क्या करता हूं? यहाँ पे लिखता हूं समय, यहाँ पे ऊपर मिश्र धन बट्टा मूलधन -1 का गुणा 100%, ठीक है? ये दर के बराबर एक तो ये तरीका होता है। इस तरीके से ना करते हुए अपन सीखते हैं आपको सबसे आसान तरीका कि मैं इस प्रश्न को जल्दी कैसे कर पाऊंगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको दशमलव में आप उलझ जाओगे, तो मेरे को जल्दी कैसे करना है। तो यहाँ पे अपन के सामने 2-3 तरीके आते हैं। पहला तरीका, अगर मैं ऑप्शन हिट कर लू। दूसरा तरीका आता है, एक तो होता है ऑप्शन हिट करना कि ऑप्शन दे लो, जैसे कि मेरे सामने ऑप्शन आ जाए, ये आपका ऑप्शन 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये आपको 4 ऑप्शन दे।
अब आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन उठा के आप सॉल्व कर दो। जैसे कि मैंने उठाया 2 वर्ष, तो मूलधन कितना है, 2800 रुपए मेरा मूलधन है। और जैसे कि अपन ने सीखा कि 100 प्लस ब्याज, ब्याज कितना 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज कैसे लेंगे, दर का टाइम के साथ में गुणा करते हैं, और 1 वर्ष का अपन को लेना है। यानी कि जब मैं 100 का 8 के साथ में 8 जोड़ता हूं तो 108 मेरे को क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। तो सिंपल मेरे को 108 बट्टा 100 कर देना है, 108 बट्टा 100। कितने, कौन सा ऑप्शन रहा, अपन ने ये ऑप्शन उठाया, कितने वर्ष के लिए। और टाइम क्या कहता है, टाइम कहता है कि ब्याज की गणना आपको कितनी बार करनी। टाइम क्या कहता है कि ब्याज की गणना कितनी बार होगी। तो ब्याज की गणना टाइम दो, तो ब्याज की गणना कितनी बार, 1 बार और 2 बार। आप सिंपल सा इसको सॉल्व कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्व कर देखो। फिर और किससे करेगा, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3262.92। तो ये क्या हो गया, एक तो मेरा तरीका हो गया ऑप्शन से हिट करने का। अब दूसरा तरीका सीखते हैं। ये तो एक तरीका होता है ऑप्शन हिट करना, दूसरा तरीका मैं कैसे करूंगा। अब देखो, मैं कहता हूं कि मूलधन आपका 2800 रुपए है, इसका 8% आप निकाल दो, इसका 8% आप ब्याज निकाल दो। तो जब आपने 2800 का 8% निकाला तो कितना हो जाएगा, 4 6 16 और 6 22, यानी कि 224 रुपए आपके पहले वर्ष का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 224 रुपए। और मेरे को टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, जब मैं मिश्र धन में से मूलधन को लेस करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मिश्र धन में से मूलधन को लेस करता हूं तो मेरे को मिलता है, ब्याज मिलता है। जब 3265 में से मैं 2800 रुपए घटाता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 465.92। और ये क्या है, ये मेरा ब्याज है, ये क्या है, ये मेरा ब्याज है। फिर आप ये निकाल देना, ब्याज मैंने निकाल दिया 465.92, ये ब्याज मिल गया आपको। अब मैंने देखा कि 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो रहा है, 224 रुपए। अगले वर्ष का मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 224 प्लस और इस ब्याज का भी ब्याज, तो वो कितना हो जाएगा, वो कुछ हो जाएगा। जब मैं दोनों का ब्याज जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलता है, 448 प्लस समथिंग कौन सा, ये जो है। अब जब मैंने यहां से यहां टैली किया, मैंने दोनों ऑप्शन को, मैं माफ कीजिए, जब इन दोनों को मैंने टैली किया तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में माइनर सा फर्क है। कितना फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है। कितने का फर्क है, यहाँ आपको फर्क मिल रहा है 36-37 रुपए का। कितना फर्क मिल रहा है, 36-37 रुपए का आपको फर्क मिल रहा है। और यदि मैं तीसरे वर्ष का फिर मैं कितना जोड़ू, 224 तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और कुछ इसके साथ में कुछ, और तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, 224 रुपए, और इस ब्याज का और इस ब्याज का, दोनों का ब्याज मिलेगा। जब मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा कितना चला जाता है, ये चला जाएगा आपका 672 रुपए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष का ब्याज होगा नहीं, 1 वर्ष का ब्याज होगा। कैसे कि 672 रुपए 3 वर्ष का ब्याज में, कम से कम तो इतना तो मिलेगा ही, कम से कम 672 तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ में इन दोनों का ब्याज तो अलग है। तो यानी कि अगर मेरा कम से कम 672 आ रहा है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का तो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, सिर्फ 465 रुपए का। अब देखो कि पहले वर्ष का ब्याज 224 रुपए है, तो पहले वर्ष का ब्याज होगा नहीं, यानी कि 3 वर्ष का होगा नहीं, तो फिर आगे तो अपना भी नहीं होगा, 4 वर्ष का भी नहीं होगा, 5 वर्ष का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष का कितना हो रहा है कि 448 तो ये हो ही रहा है, 448 रुपए तो ये हो रहा है। जब 224 और 224 को जोड़ता हूं तो कितना आता है, 448, और इन दोनों का फर्क मेरे को 15 और 17 का मिलता है। फर्क कितना मिल रहा है, 17 रुपए का। तो मतलब क्या हुआ कि 70 रुपए मेरे को जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किसका मिल रहे होंगे, इस ब्याज का मिल रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो दूसरे रास्ते कि आपने 1 साल का ब्याज निकाल दिया, दूसरे साल का 224 तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर आप 224 का 8% निकालोगे, 224 का 8 रुपए कुछ निकालोगे तो आपके सामने जो बैलेंस आएगा वो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 2 वर्ष का ब्याज कितना है,
465.92। ये होता है शॉर्टकट तरीका आपको प्रश्न करने का, और इस तरीके से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, जब यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ आपको तीसरा ऑप्शन दे दे कि 2.5 वर्ष, जब आपको क्या दे दे 2.5 वर्ष दे दे, तब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तब आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो फिर आपको ये अंतर चेक करना है, ये आपको अंतर चेक करना है। अगर आपको ये अंतर कम मिल रहा है तब तो 2 वर्ष का ही होगा, और यदि ये 2.5 वर्ष का हो गया, यानी कि मेरे को आधे वर्ष का कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष का 224 रुपए है तो 1 वर्ष का कम से कम 112 तो हो गई होगा। और जब ये वाला अंतर 17 रुपए का अंतर 112 से ऊपर चला जाए, 112 115 से ऊपर चला जाए, तब आप फिर सोचना कि ये 2 से 2.5 वर्ष से ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीका आपका काम हो जाएगा, इससे आप 100% प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न सीखते हैं। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न इसी टाइप में आपको समय ज्ञात करना है, और ये तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो फिर अपना फॉर्मूला तो है ही है। कौन सा फॉर्मूला? एक जो मैंने अभी आपको बताया, और एक उस फॉर्मूले से जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके सामने रहते हैं। तो अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न, तो देखिए प्रश्न क्या लिखा। तो प्रश्न लिखा मैंने कि कितने समय में 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से त्रैमासिक देय चक्रवर्ती मिश्रण 5408 रुपए हो रहा है। यदि मूलधन 5000 रुपए हो तो कितने समय में चक्रवर्ती मिश्रण कितना हो जाएगा? 5408 रुपए। और गणना आपको कैसे करनी है? गणना आपको करनी है त्रैमासिक। गणना कैसे करनी है? त्रैमासिक गणना करनी है। तो सबसे पहले त्रैमासिक, क्या शब्द मिला अपन को? त्रैमासिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो रहा है कि आपको क्या करना है? आपको गणना करनी है त्रैमासिक आधार पर। कैसे करनी है? त्रैमासिक आधार पर गणना करनी है। जब मैं त्रैमासिक आधार पर गणना करता हूं तो त्रैमासिक गणना करने का नियम अपन ने क्या लिखा था? क्या लिखा था बताओ जरा। यदि मैं अर्धवार्षिक गणना करता हूं तो मेरे को क्या करना है? ब्याज का आधा और समय का दुगुना। यदि मैं क्वार्टरली करता हूं या चतुर्मास करता हूं तो मेरे को क्या करना है? दर के अंदर 3 का भाग देना है और समय को 3 से गुणा करना है। और यदि मैं त्रैमासिक गणना करता हूं तो मेरे को क्या करना होता है? दर के अंदर 4 से भाग देना है और समय को करना है 4 गुना। ठीक है। तो दर अपन को कितनी दे रखी है? दर अपन को दे रखी है 16%। तो दर कितनी हो जाएगी? जब त्रैमासिक गणना कर रहा हूं तो दर हो जाएगी 4%। और आपको क्या ज्ञात करना है? टाइम आपको ज्ञात करना है। टाइम आपको ज्ञात करना है। जितना भी टाइम आएगा, जैसे कि मान लो कि एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 2। इस प्रश्न के आधार पर आपको टाइम दे रखा है 2, और मेरे को यहाँ पे जो टाइम निकालना है अकॉर्डिंग त्रैमासिक गणना के आधार पर, तो दर का तो अपन ने क्या कर दिया? 4 का भाग दे दिया। और समय को क्या करना है? 4 से गुणा करना है। तो मैं इसको 4 से गुणा करता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 गुना 4। और जब ये मेरे पास नहीं है, कौन? ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके बराबर मान लेता हूं कि x है। क्या मान लेता हूं? x है। और इस गुणे वाली संख्या को मैं यहां पे लेके आता हूं तो ये कितनी हो जाएगी? x बट्टा 4। कितनी हो जाएगी? x बट्टा 4। सबको दिख रही है ना कि जब इस चीज को, अभी मैं समझाता हूं आपको कंसेप्ट की, ये चीज मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से त्रैमासिक देय चक्रवर्ती मिश्रण 5408 रुपए, यदि मूलधन आपका कितना हो? 5000 हो। तो तरीका वही, कौन सा? अभी जो अपन ने किया था। कौन सा तरीके से किया था? आइए देखते हैं कि देखो, तो मैं क्या करता हूं कि मूलधन लेके स्टार्ट कर लेता हूं। अपने दूसरे तरीके से करते हैं कि 5000 मेरा मूलधन है, 5000 मेरा मूलधन है, तो मैं 5000 का सबसे पहले 4% निकालता हूं। 4% मैं निकालता हूं। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का ब्याज निकाल दो।
कि 5408 माइनस 5 मिश्रधन माइनस मूलधन, आपका ब्याज कितना हो रहा है? 408 रुपए आपका ब्याज हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है? 408 रुपए आपका ब्याज हो रहा है। ठीक है, कैसे? मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज मिल जाएगा। ब्याज कितना है? 408 रुपए। 5000 मूलधन है, 5408 रुपए आपका मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 408 हो गया। ठीक है, अब देखो, जब मैं 4% निकाल रहा हूं, यहाँ पे कितनी परसेंट दे रखी है आपको? ये आपको वार्षिक दे रखा है, लेकिन अपन गणना कैसे कर रहे हैं? त्रैमासिक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 4% लिखूंगा। ठीक है, जब मैं 5000 का 4% निकालता हूं तो मेरे को मिलता है 200 रुपए। ये 200 रुपए क्या है? पहले वर्ष का ब्याज हो गया। पहले वर्ष का ब्याज कितना? 200 रुपए। कितना हो गया? 200 रुपए। और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? दूसरे वर्ष का ब्याज होगा मूलधन पर 4%, मूलधन पर 4% 200 रुपए, और प्लस जो आपको पहले वर्ष का ब्याज मिला कितना? 200 रुपए का 4%, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। यानी कि आपका ब्याज दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 208 रुपए आपका दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। कितना हो गया? 208 रुपए मेरा दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। टोटल ब्याज कितना हुआ? टोटल ब्याज हो गया मेरा 208, और 200 कितना हो गया? 408। कितना हो गया? 408। और मेरे को वाकई में ब्याज कितना मिल रहा है? 408 मिल रहा है। समय क्या बताता है आपको? ब्याज की गणना बताता है। पहले समय में और दूसरे समय में मेरे को पूरा ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया? पूरा ब्याज मिल गया। ठीक है, तो अब मेरे को इस प्रश्न का आंसर, पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन आधा वर्ष या 6 माह। तो आपको ऑप्शन का, आप इसका क्या जवाब दोगे? तो कितने वर्ष आए? 2 वर्ष। कितने आए? 2 वर्ष। आपने ऑप्शन कर दिया दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष। प्रश्न आपका हो गया गलत। प्रश्न आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? मैंने त्रैमासिक गणना कर रहा हूं, 3 महीने ब्याज मेरे को ये मिला, अगले 3 महीने ब्याज मेरे को ये मिला। 3 महीने ब्याज ये मिला, और अगले 3 महीने ब्याज कौन सा मिला? ये मिला। 3 और 3 कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। यानी कि मेरा सही जवाब क्या था? तीसरा था। सही जवाब क्या था? तीसरा था। अब देखो, मैं यहाँ पे जो चीज समझा रहा था, वापस चलते हैं, वापस चले। अब मैं कहता हूं कि x के बराबर अपन को कौन सी वैल्यू आती है? x के बराबर कौन सी वैल्यू आती है? ये 2 आती है। जब मैं x के बराबर 2 रखता हूं तो 2/4 यानी कि 1/2 कितना वर्ष आया? आधा वर्ष आया। कि x, अब देखो यहाँ पे दर अपन कितनी ले रहे हैं? 4% ले रहे हैं। टाइम कितना ले रहे हैं? अपन टाइम की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जैसे कि इस प्रश्न के अंदर आपको कहते हैं कि 2 वर्ष आपको वैल्यू दी गई, 2 वर्ष की कैलकुलेशन करनी है, त्रैमासिक गणना करते हैं, तो क्या करते हैं? इसको 4 से गुणा करना है, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। अब आपके पास ये वैल्यू है ही नहीं, ये आपके पास वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे आपको मान लो कि आपकी वैल्यू y है। ठीक है, आप क्या मान सकते हो? यहाँ पे आप मान लो कि मेरे पास वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे मैं इसको x मान लू और इसको मैं y मान लू, इसको मैं y मान लू। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? y/4। y/4। अब बताओ ये वैल्यू कौन सी होती है? ये वैल्यू कौन सी होती है? ये वाली। कि अपन ब्याज की गणना कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं। तो मैं y के बराबर क्या रख दूंगा? y बराबर 2। अब जब मैं 2/4 करता हूं तो 1/2 मिलता है, और 1/2 आपकी x की वैल्यू, यानी कि क्या मिला आपको? समय मिला 1/2, यानी कि अर्धवार्षिक क्या? 6 माह। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तो आपको सरल दिखा, तो मैंने आपको 2 वर्ष का ब्याज निकाल के बता दिया। अपन उस तरीके से करते हैं जो मैं एक एज्यूम, मेरा एक गेस वाला था। जैसे कि मैंने 5000 का 4% निकाला, तो ब्याज कितना बना? 200 रुपए बना। कितना ब्याज बना? 200 रुपए बना। अब मेरे को टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 400 रुपए, 408 रुपए मिल रहा है। 408 रुपए मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ
कि मतलब अगर मैं 200 को 2 बार जोड़ता हूं तो मेरे को 400 रुपए का ब्याज मिलता है, और कुछ ब्याज इस पे भी मिल रहा होगा, तो वो कुछ समथिंग यहाँ पे हो सकता है। तो इस आधार पर आप गेस कर सकते हैं कि मैं ब्याज की गणना 2 बार करूं तो मैं इस आंकड़े के आसपास पहुंच रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो ये तरीके होते हैं आपको सॉल्व करने के। तो देखिए अगला प्रश्न। अब अगला टाइप सीखते हैं। आपको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात कर लिया, अब सीखते हैं कि दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करेंगे? दर ज्ञात करना। टाइप तीसरा, टाइप चौथा, दर ज्ञात करना। तीन टाइप आपको अभी भी पढ़ने हैं। चौथा टाइप अपन पढ़ेंगे दर ज्ञात करना, पांचवा टाइप अपन पढ़ेंगे किस्त वाले प्रश्न, और छठा टाइप पढ़ने वाले हैं जब आपको कुछ साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से प्रश्न सॉल्व करने को कहे तो वो आपको सॉल्व करना है। तो अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप चौथा अपन पढ़ रहे हैं दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। देखिए क्या प्रश्न लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, तो आपको बताना है कि दर क्या होगी। तो दर क्या होगी? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, वो कह रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन क्या है? 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 2420 रुपए, और 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 3 वर्ष का मिश्रधन है 2662 रुपए। तो यहां से एक वर्ष में, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा? तो एक वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 2662 में से 2420 रुपए घटाता हूं तो क्या आएगा? 2, क्या आएगा? 2, यहां पे निकाल देता हूं मैं, 2 4 2, यानी कि 242 रुपए क्या मिल रहा है? एक वर्ष का ब्याज मिल रहा है। दूसरे से तीसरे वर्ष के बीच का ब्याज कितना है? एक वर्ष का ब्याज कितना निकला? 242 रुपए निकला। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक मैं बात कर रहा हूं आपको, एक उदाहरण समझना मेरा। मैं कहता हूं कि मेरा पहले वर्ष का ब्याज है 100 रुपए, ठीक है, और पहले वर्ष का मूलधन आप मान लो कि आपका मूलधन मान लो कि 100 रुपए है, और आपका ब्याज है पहले वर्ष का 10 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपए है। तो जब दूसरे वर्ष की आप ब्याज की गणना करोगे तो किस पे करोगे? एक तो मैं मूलधन पे करूंगा, और किस पे करूंगा? और ये जो 10 रुपए मेरे को ब्याज मिला इस पे करूंगा, यानी कि मैं अगले वर्ष किस पर गणना करूंगा? एक तो मूलधन पर और एक करूंगा ब्याज पर। चलो मेरे को बताओ कि मूलधन और ब्याज होता क्या है? यानी कि दूसरे वर्ष में किस पर गणना करता हूं? हमेशा मिश्रधन पर गणना करता हूं। जब मेरा पहले वर्ष का मूल और पहले वर्ष का ब्याज अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है? तो अगले वर्ष के लिए वो बन जाता है मूलधन। पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का ब्याज अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? तो अगले वर्ष के लिए बन जाएगा मूलधन। बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं? कि मूलधन और अगले वर्ष के लिए मैं ब्याज की गणना किस पे करूंगा? एक तो मूलधन पे तो करूंगा ही, और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज पर भी मैं ब्याज की गणना करूंगा। तो जब मैं मूलधन और ब्याज को जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? मिश्रधन। यानी कि एक वर्ष खत्म हो गया, यहां से लेकर यहां तक आपका वर्ष खत्म हो रहा है। जब आपका एक वर्ष खत्म हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? मिश्रधन, और ये मिश्रधन है तो अगले वर्ष के लिए आपका क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? आ गया सबको समझ में? तो अब आपके पास में क्या पड़ा है? दूसरे वर्ष का मिश्रधन पड़ा है। क्या पड़ा है? दूसरे वर्ष का मिश्रधन पड़ा है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना? 2420 रुपए। दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है? 2420 रुपए। और आपको ब्याज कितना मिला? ये जो ब्याज मिलेगा कौन सा? 242 रुपए का। ये आपको किस पे मिलेगा? मेरे को इस पे ही मिलेगा। तो मेरे को 242 का ब्याज किस पर मिला? 2420 पर मिला। किस पर मिला? 2420 पर मिला। तो
तो मेरे को क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है, यानी कि 100। अब इसको 10 से 10 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, तो आपकी दर कितनी आई, 10% आपकी दर आई। 10% क्या आई, 10% आपकी दर आई। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको कि भाई दूसरे वर्ष का जो मिश्रण होता है इस तीसरे वर्ष के लिए वो क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, क्योंकि अपन दूसरे वर्ष का मिश्रण अपने पास पड़ा है 2420 रुपए। ठीक है, तो लिखिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न लिखो। तो हाँ जी, तो अगला प्रश्न क्या लिखा, मोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए निवेश किया। यदि चक्रवर्ती ब्याज के 594.50 रुपए हो तो दर क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए उसने कितने इन्वेस्ट किए, 5800 रुपए इन्वेस्ट किए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 10% बराबर मिश्रण बट्टा मूलधन -1 के साथ में किससे गुणा करना है, आपको 100 से गुणा करना है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, आप ऑप्शन हिट करो। क्या हिट करो, ऑप्शन को हिट करो। क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, मेरे पास ऑप्शन है नहीं, तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो मैं इस फॉर्मूले से करूं। किससे करूंगा, इस फॉर्मूले से करता हूं। जब मैं इस फॉर्मूले से करूंगा तो कैसे करूंगा, तो मिश्रण देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास मूलधन है, और मेरे पास क्या है, और मेरे पास है ब्याज है। जब मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा। जब मैं 5800 के अंदर 500 रुपए को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो मेरा मूलधन हो जाएगा 6394.50 कट्टे में 5800, और ये आपका है टाइम आपको कितना है, टाइम आपको ज्ञात है 2 और -1 से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये गया तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलता है यहाँ पे 441/400, यानी कि ये किस में मिलता है, स्क्वायर में मिलता है, यानी कि 21/20 -1 से गुणा किससे करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, जब कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 100, यानी कि कितनी आ जाती रेट आपकी, 5% रेट आ जाती है। कितने परसेंट रेट आ जाती है, 5% रेट आती है आपकी। अब देखो मैं कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ए 10%, बी 5%, सी 15%, और एक ऑप्शन आपको कुछ भी देते 8% का देते। तो आप इनको कैसे ज्ञात करोगे, 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है मेरे को, 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। जब मैं 10% से लेता हूं 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज एक साधारण ब्याज के तौर पर आप कैलकुलेशन निकालो, एक आइडिया निकाल दो कि इतना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 10 होगा कि नहीं होगा। जब मैं 10% 2 वर्ष के निकालता हूं तो 20% होता है, और जब मैं 20% को 5800 के साथ 5800 का 20% निकालता हूं तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1160 रुपए। तो 10% तो मेरा होगा ही नहीं, 10% तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि साधारण ब्याज के तौर पर भी इतना पैसा हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से तो और ज्यादा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज से तो और ज्यादा होगा। जब मैं 5% ज्ञात करता हूं, 5% से निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 को 2 से गुणा करता हूं तो 10% आता है। 5800 का 20% निकालता हूं मैं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 5800 का 10% निकालता हूं तो मेरे को मिलता है 580 रुपए, और 580 से ब्याज थोड़ा सा ऊपर है। तो अब मैं इस ऑप्शन को टैली कर सकता हूं। कैसे टैली करूंगा, 5800 का 5% निकालता हूं मैं। जब मैं 5800 का 5% निकालता हूं तो मेरे को मिलता है कितना, इससे गुणा कर दो,
कितना मिल जाएगा 290 रुपए। आपको पहले वर्ष का 290 रुपए ब्याज मिला और अगले वर्ष के लिए आपको 290 रुपए ब्याज मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। जब मैं इस ब्याज का 5% निकालता हूं, जब मैं इस ब्याज का 5% निकालता हूं तो कितना मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 14.5। जब मैं इसको इसके अंदर जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 304.5। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो मेरा ब्याज हो जाएगा 594.5। तो क्या मेरा 2 वर्ष का ब्याज आ गया, ये आ गया। इन तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए, एक आप फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा आप ऑप्शन हिट कर सकते हो, ठीक है, और तीसरा तो आप एक आइडिया लेकर निकाल सकते हो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखो। अगला टाइप करते हैं, अब टाइप करते हैं 5वां, और 5वां टाइप कौन सा करेंगे, किस्त वाले प्रश्न। कौन सा करेंगे, किस्त वाले प्रश्न। किस्त वाले प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए टाइप 5वां कौन सा पढ़ रहे हैं, किस्त वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न, किस्त वाले प्रश्न। तो क्या प्रश्न लिखा, किस्त वाले प्रश्न कैसे, जैसे अपने साधारण ब्याज के अंदर किस्त वाले प्रश्न किए थे, इन्हीं प्रश्नों को उसी के आधार पर करना है। यानी कि वहां पे अपन साधारण ब्याज में, बस यहाँ पे और वहां पे फर्क क्या है, वहां पे अपन क्या कर रहे थे, जो अपन किस्त के रूप में दे रहे थे, किस्त के रूप में वहां पे अपन क्या देंगे, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं। यदि मैं साधारण ब्याज में किस्त अदा करता हूं, किस्त पे करता हूं, इंस्टॉलमेंट पे करता हूं, तो मैं उसे 2 चीजें दे सकता हूं। कैसे, किस्त पे कर रहा हूं, या तो मैं उसे मूलधन और ब्याज देता हूं, या फिर सिर्फ मूलधन दे रहा हूं। साधारण ब्याज के अंदर मैं या तो उसे मूलधन और ब्याज दे सकता हूं, या फिर मैं उसे सिर्फ मूलधन दे सकता हूं। दोनों शर्तें लागू होती हैं। अगर मैं उसे सिर्फ मूलधन अदा करता हूं तो लोन लेने वाले व्यक्ति को ज्यादा फायदा होता है। वो किस प्रकार का फायदा होता है, वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि साधारण ब्याज वाले टॉपिक के अंदर अपन ने समझ लिया था कि अगर मैं मूलधन दूं तो क्या होगा, और मूलधन और ब्याज दोनों अदा करता हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कितना क्या मेरे प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी कि कितना मेरे को फायदा हो रहा है। तो वो अपन ने वहां पे समझ लिया। मैं आपको वो चीज यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या करेंगे, तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो मैं किस्त दूंगा चक्रवर्ती ब्याज की, तो वो हमेशा मैं क्या दूंगा, वो हमेशा मैं दूंगा ब्याज के साथ में मूलधन। मूलधन और क्या दूंगा, मूलधन और ब्याज दूंगा। क्या दूंगा, मूलधन और ब्याज दूंगा। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, तो मेरे को समझ में आया कि ये क्या होता है, ये मिश्र धन होता है। यानी कि अगर मैं प्रत्येक किस्त दे रहा हूं तो उसका मतलब मैं उसे क्या अदा कर रहा हूं, मिश्र धन अदा कर रहा हूं। बस फर्क इतना सा है कि मैं उसे कंप्लीट यानी कि पूरा मिश्र धन नहीं दे रहा, जो मूलधन और ब्याज बन रहा है वो दे रहा हूं, यानी कि मिश्र धन दे रहा हूं। बस इतनी सी बात है। मिश्र धन यूं समझ लो कि मैंने मिश्र धन क्यों लिखा, इसका एक रीजन है, ठीक है। तो वो अपन एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज दे रहा हूं, यानी कि मैं उसे क्या दे रहा हूं, मिश्र धन दे रहा हूं। इतनी सी बात अभी के लिए याद रखो। बस उसे मैं पूरा मिश्र धन नहीं दे रहा, बस जो हिस्सा बन रहा है वो एक क्या है, मिश्र धन ही तो है। अगर मैं कुछ मूलधन जैसे कि 10,000 रुपए, अगर 10,000 में से मैं उसे 5,000 और 500 रुपए का ब्याज दे रहा हूं, तो 5500 रुपए क्या हो जाएगा, मेरा मिश्र धन हो जाएगा। क्यों कि 500 रुपए, 5,000 तो क्या है, मूलधन है, और 500 रुपए क्या है, ब्याज है। मूलधन और ब्याज होता है क्या है, मिश्र धन ही होता है। बस इतनी सी बात मेरी याद रखना आप। अब देखो इस प्रश्न को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। कौन कौन से वो तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला तरीका तो क्या है कि आपका लोन कितना है, 1025 रुपए का, आपको 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो आप अगर
चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो आपको किस्त बतानी है कि वो किस्त कितनी होगी। ठीक है, तो मेरा लोन यानी कि ऋण यानी कि मूलधन, मैं मूलधन मान लेता हूं x। अभी के लिए एक बार आप डाटा सेट कर लो, मैं ये आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, बस एक बार आप डाटा सेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं किस्त मान लेता हूं, क्या किस्त मान लू मैं y। ठीक है, तो अब मैं पहली किस्त निकालता हूं, फर्स्ट किस्त कर है तो y बटा 1 प्लस दर बटा 100। ये तरीका क्या होता है, ये फर्स्ट किस्त निकालने का तरीका होता है। ये पहली किस्त, अब मैं सेकंड किस्त कैसे निकालूंगा, y बटा 1 प्लस दर बटा 100। तो यहाँ पे इस किस्त में और इस किस्त में फर्क क्या है, बस इसकी हर के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 कर रहे हैं, यहाँ पे आपको घात 2 करनी है। अपन को इस प्रश्न के अंदर 2 किस्तें ही करनी है, तो मैंने 2 किस्तें कर ली। अब अगर कोई भी प्रश्न मान लो, कोई भी प्रश्न आपका आ गया जिसके अंदर आपको 3 किस्तें निकालनी है, 3 किस्तें निकालनी है, तो यहाँ पे 2 की जगह आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। अगर 4 की क्या रहती है, यहाँ पे 4 कर दो, 5 कह रहे तो 5 कर दो, बस सिंपल सा। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे ज्यादा से ज्यादा 3 किस्तों का प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि आपको एसएससी की खासियत क्या है, वो कभी भी आपको कैलकुलेशन में नहीं उलझाती, वो आपसे जानना चाहती है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, वो कभी भी आपको कैलकुलेशन के अंदर कभी नहीं उलझाएगी। ठीक है, तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष का पूछ सकती है, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगी। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब मैं इन दोनों किस्तों को जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा लोन अमाउंट आ जाएगा, यानी कि मैंने कितना ऋण लिया या फिर मेरा कितना मूलधन है वो आ जाएगा, यानी कि मेरे को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अपन को प्रश्न के अंदर x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1025, और अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है y। अपन को क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो आप यहां से y ज्ञात कर सकते हो क्या, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो मैं आपको सिखलाता हूं कि दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका कौन सा है। तो ये घात वाली चीजें आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि यदि 1 वर्ष का है तो आप यहाँ पे घात 1 करोगे तो परिणाम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। जब घात 2 वर्ष का निकाल रहे, दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, तो आपको घात 2 करनी है। तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे घात 2 की जगह 3 करनी है। 4 वर्ष का निकाला है तो 4 करनी है, 5 का है तो 5 करनी है। समझ गए तीसरी बात, ये घात वाली बात आप याद रखना, आगे ट्रिक्स के अंदर भी इसी चीज को अपन काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये तो एक आपको तरीका हो गया, कैलकुलेशन कर लोगे ना अब चीजों को सेट करके। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं कि मेरा ब्याज कितना है, 5%। कितना है ब्याज, 5% ब्याज है, यानी कि 5% मतलब 100/5, यानी कि 1/20, यानी कि 20 पर 1 रुपए का क्या है, ब्याज है। अगर मेरा मूलधन 20 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन हो जाएगा। जब मैं मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिश्रधन मिलेगा। यदि मेरा 20 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 21। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 21। लो जी, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई पहले वर्ष की किस्त। पहले वर्ष क्या आ गई, पहले वर्ष की किस्त। किस्त के अंदर अपन ने शुरुआती क्लास के अंदर क्या सीखा था कि किस्त में आप क्या दोगे, किस्त में आप दोगे मिश्रधन। क्या दोगे, मिश्रधन ही अदा करोगे। यदि आपका मूलधन 20 रुपए है तो आप किस्त कितनी दोगे, 21। और ये चीज मेरे को कहां से आई कि रेट आपकी कितनी है, 5%। रेट कितनी है, 5%। जब मैं 5% को सिंपली साधारण भिन्न के अंदर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 5/100। अब मैंने इसको 5 से एक बार 5 से 20 बार काट दिया, यानी कि 1/20 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 पर 1 रुपए का क्या मिल रहा है, मेरे को ब्याज मिल रहा है। 20 पर 1 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अगर मेरे को मिश्रधन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। यानी कि पहली किस्त के अंदर मैं, अगर मेरा मूलधन 20 रुपए है, अगर मेरा मूलधन 20 रुपए है तो किस्त कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं किस्त के रूप में उसे क्या अदा करूंगा, मिश्रधन अदा करूंगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे सबको। अब देखो ये तो हो गई पहले वर्ष की किस्त।
अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष की किस्त निकालो, तो दूसरे वर्ष की किस्त कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि अभी अपन ने सीखा था कि आपको घात में क्या करना है, पहले वर्ष के लिए 2 करना है, दूसरे वर्ष के लिए घात की वर्ष, पहले वर्ष के लिए घात 1 करनी है, दूसरे वर्ष के लिए घात आपको कितनी करनी है, घात 2 करनी है, और तीसरे वर्ष के लिए आपको घात 3 करनी है, ये पट्टे के अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार अब आपको वो चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है कि पहले वर्ष की घात में यहाँ पे मान लो 1 और यहाँ पे भी कितनी है, 1 है। अब दूसरे वर्ष के लिए मेरे को इसकी घात 2 करनी है, इसकी घात 2 करनी है, और इसकी भी घात कितनी करनी है, 2 करनी है। कितनी करनी है, 2 करनी है। क्योंकि अपन को इस प्रश्न के अंदर 2 किस्तें निकालनी है, तो 2 वर्ष की मैंने किस्तें निकाल दी। अब मैं यहाँ पे इस घात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 20 गुणा 20। 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 21 गुणा 21। जी बिल्कुल, चाहे मैं 21 की घात 2 लिखूं, चाहे इसकी 21 स्क्वायर लिखूं, चाहे 21 गुणा 21 लिखूं, एक ही बात है। समझ गए? तो दूसरे वर्ष की किस्त कितनी आई, अगर मेरा मूलधन 20 गुणा 20 है तो मेरी किस्त कितनी हो जाएगी, 21 गुणा 21। अब ये बताओ मेरे को कि क्या दोनों किस्तें, अपन को प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो सबसे पहले आप एक को बताओ, क्या ये दोनों किस्तें एक समान है? क्या एक समान नहीं है? तो इनको एक समान कर लेते हैं, एक समान कर लेते हैं। तो मैं इनको एक समान कैसे करूंगा, एक समान कैसे करूंगा? तो मैं इनको एक समान करने के लिए इन दोनों किस्तों की वैल्यू 1 कर दूंगा। यानी कि जब ये 21 गुणा 21 है, ये 21 गुणा 21 है, तो क्यों ना मैं इसी किस्त को 21 गुणा 21 कर दूं। जब मैं इस किस्त को 21 गुणा 21 करता हूं तो दोनों एक समान हो गई कि भाई ये भी क्या है, 121 गुणा 21, और ये भी कितनी है, 21 गुणा 21 है। अब जब मैं इस किस्त के अंदर 21 से गुणा किया, तो मैं यहाँ पे 21 से गुणा नहीं करूंगा क्या? क्योंकि गणित का नियम क्या कहता है कि जब आपके सामने 2 आंकड़े हो और दोनों आंकड़ों के साथ में यदि आप एक समान संख्या से गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी करते हैं, तो आप दोनों आंकड़ों में उस चीज को अप्लाई करना होगा। ठीक है, जब मैंने इससे 21 से गुणा किया तो मेरे को इससे भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, 21 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूं कि इन दोनों को, यदि मैं इस साइड में 21 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे को इस साइड में भी 21 से गुणा करना होगा, और यदि मैं यहाँ पे मैं मान लो कि 21 से भाग दे रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे भी 21 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको वैल्यू दोनों की एक समान रखनी है, ओवरऑल वैल्यू आपको दोनों की एक समान रखनी है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आपकी प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया? तो प्रत्येक किस्त का मान हो गया आपके 441। 21 गुणा 21 कितना होता है, 441। क्या ये दोनों किस्तें एक समान आ गई? जी बिल्कुल आ गई। अब मान लो कि आपकी 3 किस्तें होती, यदि ये प्रश्न 2 किस्तों का ना कहकर आपसे पूछता कि 3 किस्तों में अदा करो, तो आप किस प्रकार करते हैं? यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, तीसरे वर्ष का, यहाँ पे आप लिखते हैं 20 की घात 3, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 21 की घात 3। क्या लिखते हैं, 21 की घात 3। फिर आप यहाँ पे क्या करते, 20 गुणा 20 गुणा 20, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे आपको हो जाता 21 गुणा 21 गुणा 21। फिर वही चीज कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बराबर किस्तों में चुकाना है, लेकिन यहाँ पे तो किस्त क्या है, 21 गुणा 21 गुणा 21 है, लेकिन यहाँ पे 21 गुणा 21 ही है। तो मैं फिर क्या करता, मैं इसके साथ में 21 से गुणा कर लेता, 21 से यहाँ पे गुणा कर लेता। अब इन तीनों किस्तों को आपको एक समान रखना है। जब आपका यहाँ पे एक ही 21 है तो आपको यहाँ पे 21 से 2 बार गुणा करना पड़ता। समझ गए चीज? तो अब आपको यहाँ पे अपन को 2 किस्तें ही निकालनी है, तो 2 किस्तें निकालेंगे। ठीक है, तो अब अपन वापस थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, दोनों किस्तें अपन ने एक समान कर ली। अब आपकी किस्त एक समान आ गई। अब आपको क्या करना है, जब आपको मूलधन करना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन किस्त अपन ने यहां से निकाल दी, मूलधन अपन को यहां से मिल जाएगा। 21 को 20 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 420, और 20 को 20 के साथ में गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 400। ये दोनों क्या है, ये आपका पहले वर्ष का मूलधन है और ये आपका दूसरे वर्ष का मूलधन है। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि यदि पहले वर्ष का मूलधन 420 है तो दूसरे वर्ष का मूलधन 420 से कम होगा, और तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का मूलधन इस 400 से भी कम होगा। कभी भी यहाँ पे 420 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे आपका 400 आ रहा है तो यहाँ पे 420 कभी नहीं होगा। इन चीजों को, ये आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब आपको कभी कभार इन चीजों को ध्यान रखना है। रीजन कि यहाँ पे मान लो कभी कभार यहाँ पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए,
तो यहाँ पे आप उस चीज को कैच कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, जब ये आंकड़े उलट फिर आ जाए। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात ध्यान में रखने की है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए आप इस बात को ध्यान रख सकते हो कि 420 और 400 ये क्या है, ये मेरा मूलधन है। पहले वर्ष का मूलधन कितना 420, दूसरे वर्ष का मूलधन कितना 400। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 820 रुपए, और ये 820 आपका क्या है, ये आपका कुल मूलधन है, कुल मूलधन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये मेरा क्या है, कुल ऋण है। क्या है, आपका कुल ऋण है। ये जो कैलकुलेशन मैंने निकाली, ये जो कैलकुलेशन मैंने निकाली, क्या निकाली 420 प्लस 400 की, यानी कि आपका ऋण कितना आया 820। ये आपने वैल्यूशन निकाली। अब प्रश्न के अंदर आपको कितना ऋण दे रखा है 1025 का, यानी 420 के बराबर मेरे को कितना दे रखा है 1025 का मेरे को दे रखा है। 1025 बराबर आपको क्या 820 बराबर कितना दे रखा है 1025, और आपको क्या निकालना है, बस मेरे को प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो आपकी प्रत्येक किस्त कितनी है 441, प्रत्येक किस्त कितनी है 441, यानी कि 441 बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। कर लोगे क्या सब? जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूं तो 1025 के साथ में 441 से गुणा, बट्टे में 820 बराबर x, और x की वैल्यू आपको मिलेगी 551.50 समथिंग कुछ मिलेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको कुछ इस तरह की किस्त आपको मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया किस्त वाले प्रश्न कैसे करने हैं? बस सिंपल सी बात है। जितना मेरे को, अगर मेरे को इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये तरीका आपके सामने आता है। अगर मेरे को कंसेप्ट से करना है, कभी आप ये तरीका भूल जाओ तो वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखिए, किस्त का ही अगला प्रश्न लिखते हैं। एक दो प्रश्न देखते हैं, फिर साधन ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर वाले प्रश्न देखेंगे, और उसके बाद टॉपिक को खत्म करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा, प्रत्येक दो किस्त का मान 882 रुपए हो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% है, तो आपको बताना है कि वो लोन कितना है। तो आपको क्या बताना है, लोन कितना है। तो अपनी किस्तें कितनी है, किस्तें हैं 2, और प्रत्येक किस्त का मान क्या है, प्रत्येक किस्त का मान है 882, चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है 5%, और आपको क्या बताना है कि लोन कितना है। तो अपन कौन से तरीके से करते हैं, जो तरीका अपन ने सीखा। तो 5% यानी कि 5/100, ये क्या है आपकी दर है, यानी कि 1/20 मतलब 20 पर 1 रुपए का ब्याज, 20 पर 1 रुपए का ब्याज। कितनी किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं। तो पहले वर्ष की किस्त मैं कैसे निकालूंगा, यदि मेरा मूलधन 20 रुपए है, यदि मेरा मूलधन 20 रुपए है तो किस्त कितनी होगी, किस्त हो जाएगी 21, ये तो होगी पहले वर्ष की। और दूसरे वर्ष की, यदि मेरा मूलधन पुनः वही, यदि मेरा मूलधन 20 का है तो मेरी किस्त कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर, यानी कि 20 गुना 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 गुना 21। अब दोनों किस्तों को एक समान करना है, बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 21 से गुणा, क्या कर दूंगा यहाँ पे कर दूंगा 21 का गुणा। तब दोनों 21 गुणा 21 ये भी किस्त हो गई, 21 गुणा 21 ये भी किस्त हो गई। जब मैं यहाँ पे 21 से गुणा करता हूँ तो गणित का नियम कहता है कि आपको यहाँ पे भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल। अब देखो मेरा मूलधन कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 420, और यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400। यहाँ पे लोन कितना हो जाएगा 420, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, दोनों किस्तों को जोड़ूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा टोटल ऋण कितना था, टोटल ऋण कितना आया 820, और प्रत्येक किस्त का मान कितना आ रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान आ रहा है 441। कितना आ रहा है 441। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ने प्रत्येक किस्त निकाली कितनी 441। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है, प्रत्येक किस्त का मान कितना 882 है। यानी कि अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि 441 बराबर आपको कितना दे रखा है 882 दे रखा है। 441 के बराबर क्या दे रखा है 882 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसके बराबर क्या होगा, सिंपल सा प्रश्न। अपन चाहे एक तरीका सीख लिया, एक तरीके से अपन के दोनों प्रश्न हो गए। किस्त के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है, 2 ही तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपसे किस्त पूछ लेगा या आपसे लोन पूछ लेगा। दोनों प्रश्नों को करने का तरीका एक ही।
ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये इसका कितना है, इसका दुगुना है, तो 820 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1640 रुपए। और ये 1640 रुपए आपका क्या मिला, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है, 1640 रुपए आपका क्या है, लोन अमाउंट है। ठीक है। तो देखो अगला, अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप सीखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से के अंतर वाले प्रश्न। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्न, कि जब दोनों के अंतर से आपसे कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है। तो अगला टाइप देखो, देखिए अगला टाइप अपन ने क्या लिखा, टाइप 6 नंबर अपन ने लिखा कि अंतर वाले प्रश्न। अंतर किनका, सीआई और एसआई का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कैसे, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का सीआई, एसआई व सीआई क्रमशः 900 रुपए और 954 रुपए हो, तो वो धनराशि कितनी होगी, वो धनराशि कितनी होगी। अपन को क्या दे रखा है, एक अपन को दे रखा है एसआई, एसआई कितना दे रखा है, 900 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज अपन को कितना दे रखा है, 900 रुपए। और अपन को एक दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना दे रखा है, 954 रुपए का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज का 2 वर्ष का, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यानी कि साधारण ब्याज हमेशा एक समान होता है। ये चीज तो अपन को याद है कि यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 450 रुपए, और अगले वर्ष का भी कितना होगा, 450 रुपए। साधारण ब्याज हमेशा समान होता है कि नहीं होता है, साधारण ब्याज हमेशा एक समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक समान नहीं होता, क्योंकि वहां पे ब्याज पर भी ब्याज की कैलकुलेशन होती है, जबकि साधारण ब्याज के अंदर ब्याज पर ब्याज नहीं गिना जाता। इसलिए यदि 900 रुपए मेरा ब्याज है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, 450 रुपए, और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का भी 450 रुपए ब्याज होगा। अपन अगर सीआई की बात करें तो सीआई क्या कहता है कि अगर आपका साधारण ब्याज 450 रुपए है पहले वर्ष का, तो मतलब सीआई व एसआई का पहले वर्ष का ब्याज हमेशा एक समान होता है। चाहे पहले वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चाहे साधारण ब्याज निकालो, वो एक समान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यदि 954 रुपए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा 450 रुपए। क्यों कि यदि साधारण ब्याज 450 रुपए है पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 450 रुपए ही होगा। रीजन कि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा एक समान होते हैं। ठीक है। तो अगर 450 रुपए पहले वर्ष का ब्याज है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया, अब इनमें से ये घटा लो, 954 में से 450 गए तो कितना रहेगा, तो ये 4, ये 0, और ये कितना रह जाएगा, 504 रुपए, 504 रुपए। तो यहां से यहां तक आपको कितना अधिक मिल रहा है, यहां से यहां तक मेरे को 54 रुपए, हाँ माफ कीजिए बफरिंग आ गया था, हाँ। तो ये 54 रुपए का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है अपन को यहां से यहां तक, अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में दोनों ब्याज बराबर, दोनों ब्याज बराबर भाई। अगर मेरा 54 रुपए अधिक मिल रहे हैं, 54 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो मेरे को 54 रुपए अधिक किस पर मिल रहे हैं, जो मेरा पहले वर्ष का ब्याज होगा उसी पर जो अतिरिक्त ब्याज आएगा वो किस पर होगा, जो पहले वर्ष का ब्याज होगा उसी पर मिलेगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना, 450 रुपए, तो मेरे को 54 रुपए किस पर मिले, 450 रुपए पर मिले, किस पर मिले, 450 रुपए पर मिले। तो अब मेरे को दर निकालनी है, तो मैं 100 से गुणा कर लूंगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 5 बार, और 9 से 6 बार, और 5 से 2 बार, यानी कि आपकी दर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दर आपकी आ गई 12%। दर कितनी आ गई, 12% दर आ गई। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आया क्या था, क्यों मैंने ये 54 निकाल के दर निकाली। ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, दर आ गई 12%। अब आप इस दर का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप धनराशि कैसे भी निकाल सकते हो। तो यदि मेरा पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 450 रुपए, यानी कि 12% के बराबर मेरे को क्या मिल रहा है, 450। तो मेरे को 100% बराबर निकालना है, तो 100% बराबर x हो जाएगा।
जब 12% बराबर मेरे को कितना आ रहा है 450 रुपए, तो 100% बराबर कितना होगा x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको धनराशि आ जाएगी। अब 450 के साथ में 100 से गुणा, बट्टे में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी। अब 12 से 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 150 बार। अब 150 को 25 से गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा मूलधन मिल जाएगा। तो कितना आएगा 0, 5, 25 और 12 37, यानी कि 3750 रुपए आपका क्या है मूलधन है। बोलो हाँ या नहीं, सही किया कि गलत किया। 37,500 होगा, कितना होगा 37,500 होगा। 25 को मैं किससे गुणा करूं 150 से, और वापस करके देखो 25 0, 25 को 5 के साथ में गुणा किया तो 125, 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो रहा है 37 हो रहा है। कितना हो रहा है 37 हो रहा है। ठीक है, तो आपका लोन अमाउंट कितना हो गया 3750 रुपए, आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर वाले प्रश्न। एक प्रश्न और समझते हैं अंतर वाला, अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखेंगे, देखिए 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 चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम प्रश्न और इस क्लास का भी अंतिम प्रश्न। देखो क्या प्रश्न लिखा कि 8,000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए उचित होता है, तो बताओ उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको क्या दे रखा है 3 वर्ष का आपको दे रखा है साधारण ब्याज। कितने वर्ष का कि 3 वर्ष का आपको दे रखा है साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 1200 रुपए। यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो क्या अपन 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। क्या अपन 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए अपन 1 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं निकालते हैं, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक दर चाहिए, मेरे को दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुना ब्याज। क्या होता है 100 गुना ब्याज, और बट्टे में मूलधन गुना समय। ये साधारण ब्याज के अंदर अपन ने सीखा था। अगर आप फॉर्मूले से चलना चाहे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो 10% बराबर क्या देगा 100 के साथ में ब्याज कितना आ रहा है 1200 रुपए का ब्याज आ रहा है। मूलधन कितना दे रखा है 8,000 का मूलधन दे रखा है, और समय कितना 3 वर्ष का मूलधन, 3 वर्ष का ब्याज कितना 1200 रुपए। अब देखो 3 जीरो से 2 जीरो, ये कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप 8 से कितनी बार जाएगा 8 से चला जाएगा ये 15 बार, और 3 से 5 बार, यानी कि 5% आपको क्या मिला 5% आपकी दर आ गई। दर कितनी आ गई 5% दर आ गई। अब क्या कह रहा है, तो बताओ उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अपना मूलधन कितना है 8,000 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना 8,000 रुपए दे रखा है। तो सिंपल अपन क्या करेंगे 2 वर्ष का मूलधन साधारण ब्याज निकाल देंगे। 2 तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे, एक तो मैं 2:1 से निकाल सकता हूं, और एक मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि 105/100 इंटू 105/100 और माइनस कर दूंगा 8,000। तो इस प्रकार मेरा यह जवाब आ जाएगा। अगर मैं 2:1 से करता हूं तो कैसे करूंगा, तो 2:1 से करना है तो आपको इससे गुणा करना है 5 से, और आगे किससे गुणा करोगे 5 के स्क्वायर से, यानी कि आप इसके यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 25, और 2 संख्या के पहले आपको दशमलव लगाना है। माफ कीजिए, 2 संख्या से पहले आपको क्या लगाना है दशमलव लगाना है। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 10, और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 0.25 के साथ में 1 से गुणा करूंगा तो 0.25 ही मिलेगा। तो यानी कि मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है 10.25। आप इस चीज को डायरेक्ट 8,000 पे अप्लाई कर दो कि मूलधन के साथ में मेरे को ब्याज निकालना है 10.25/100। 10.25/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो वापस आ गए। अब 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर दो। अब 5 से मैं किससे क्या काटूं, अब 10 से मत काटो, इसको पहले गुणा कर दो। एक संख्या के बाद में दशमलव लगाने के लिए अपन को 10 काम आ जाएंगे। ठीक है, जब 1025 को 8 से गुणा करता हूं तो 8,000 और 25 से 8 से गुणा किया 200, यानी कि कितना आ जाएगा 8,200 रुपए। और बट्टे में कौन है 10 है, तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 2 वर्ष का 820 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा।
कितना ब्याज हो जाएगा? 820 रुपए आपको क्या मिल रहा है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कल मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को जोर शोर से बढ़ा दो। मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।